बात पते के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता की राजनीति, सियासत और वहां का घमासान पे हम आपसे बातचीत करते आए। आज एक ऐसी राजनीतिक पटकथा के बारे में बात करेंगे जो पिछले 70 सालों में चर्चित रहा। नाम कश्मीर आते कोई जन्नत बोलता है तो कोई आतंक का गढ़ कहता है। अब जन्नत में आतंक आया कैसे और उसका खात्मा कैसे हुआ, इसे पे विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर आशुतोष अग्निहोत्री जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है शो में। कश्मीर की रूपरेखा तो पहले से बदल चुकी थी, बस बदला नहीं था वहां के युवाओं का मिजाज, ना बदली थी वहां की राजनीति। कभी कश्मीर के रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान या अलगाववादी नेताओं के हाथ में था, आज कश्मीर के युवाओं, वहां के बासिंदे के हाथों में है। कितना कुछ बदला है 5 अगस्त 2019 के बाद। सर, आपकी नजर में क्या लगता है, आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गए हैं और हजारों की सौगात देंगे, आज का कार्यक्रम उनका क्या क्या है, उस पर विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, आश्विन, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र किया, भारतीय राजनीति का जिक्र किया। आज जब मोदी पहुंचे वहां, तो उन्होंने कई हजार करोड़ की योजनाओं को वहां पर लोकार्पित भी किया और उनका शिलान्यास भी किया। मोदी जब पहुंचे हैं आज कश्मीर में, तो उन्होंने 2019 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में, राज्यसभा में उसकी घोषणा की। और कश्मीर जो भारत का मुकुट है, हर भारतीय कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट मानकर चलता है। वहां से एक दाग हट गए, एक ऐसा दाग जो हमारे शरीर का हिस्सा होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा नहीं था। जब वहां किसी भी प्रकार का, कहीं कश्मीर की अगर लड़की नॉन कश्मीरी के साथ शादी कर लेती, तो उसकी नागरिकता, उसका संपत्ति में से अधिकार खत्म हो जाता था। देश के किसी दूसरे हिस्से का व्यक्ति जाकर कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। वहां रोजगार की स्थिति ये थी कि अगर कोई एससी या किसी दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति हुआ करता था, तो उसको रोजगार, धारा 370 के बाद, देश की आजादी के बाद, जब लौह पुरुष सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक एक करके भारतीय संघ में जोड़ने का प्रयास किया, तो उसमें कश्मीर भी था। देश के तमाम राज्य तो जुड़े और जुड़कर भारत का अभिन्न अंग बन गए, लेकिन जब कश्मीर को भारत से जोड़ा गया, उस समय वहां राजा हरि सिंह थे। और जब कश्मीर को जोड़ा गया भारत से, तो एक ऐसा पेच फंसा दिया गया कि भारत का होने के बावजूद भी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। इकलौता राज्य था कश्मीर ऐसा जहां दो झंडे खड़े, एक भारत का और एक वहां के राज्य का। कश्मीर का जो कुछ भी, जितना विकास की बात कर लो, कश्मीर के राजनीतिक माहौल की बात कर लो, सियासी घटनाक्रमों की बात कर लो, हर कश्मीरी तो आ सकता था, देश के किसी भी हिस्से में जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन आप आम नागरिक होने के बावजूद भी अगर वहां रोजगार के लिए जाते, आप व्यवसाय वहां खड़ा करने के लिए जाते, नहीं कर सकते थे। आप कश्मीरी लड़की से शादी नहीं कर सकते थे। कश्मीरी लड़की पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के किसी भी व्यक्ति के साथ में शादी नहीं कर सकती। धारा 35 ये और 370 दो थी। 370 मतलब एक घाव था। आजादी के बावजूद भी हमारे देश को अलग करता था वो कश्मीर से। माहौल बदला, धारा 370 हटी। कल्पना नहीं की होगी किसी ने, कितने देश में प्रधानमंत्री आए, जैसे ही उसको छूने की बात करते थे, हटाने की तो बहुत बड़ी बात है, उसका जिक्र आता था तो पहला शब्द हुआ करता था, कश्मीर में आग लग जाएगी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमको निशाने पर ले लेगा, अमेरिका हमको क्या कर देगा, रसिया हमको क्या कर देगा, चाइना हमको आंखें दिखा देगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला बोल देगा।
पता नहीं क्या क्या तरीके की बातें करना शुरू कर देते थे। लेकिन सरकार की अटल जो विश्वास होता है उससे, सरकार की जीवटता से धारा 370 न केवल हटी, लेकिन जब हटी उस दिन आप देखिए कि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश ने जश्न मनाया। कश्मीरी पंडित जो 90 के दशक में अपना घर बार छोड़कर चले आए थे, उन्हें एक उम्मीद बंधी कि वो दोबारा वहां जाएंगे। जन्नत कहते हैं कश्मीर को। मुझे नहीं लग रहा आश्विन, आप अगर गए हो, आपने कश्मीर को पास से देखा हो, कश्मीर में आप घूमे हो, तो जम्मू और कश्मीर नाम है एक। गुलमर्ग कितनी अच्छी जगह है। इस समय आप देखिए सैलानी जबरदस्त वहां जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने अभी 3 दिन पहले एक वीडियो डाला, उन्होंने पोस्ट उन किया, सब वो अपने सवाल पे परिवार के आऊंगा साथ। सर, मैं उन सवाल पे जिक्र करूंगा। तो मेरा कश्मीर तो हमारे देश की जन्नत था, और उस जन्नत को जाने के लिए लाल चौक, क्या लाल चौक जगह थी। लाल चौक क्या, आज के समय में आप जाइएगा, अभी आप, हम चर्चा करेंगे उस पर। तो कहने का मतलब था कि 2019 में जब धारा 370 हटी, उसके बाद एक उम्मीद बंधी वहां कि नहीं, अब ये जो हमारा घाव था ये दूर हो गया है, भरेगा, और एक नई एक सुबह वहां पर मिलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर एक नई जो सुबह थी, उसको फलते फूलते बड़ा होते हुए जो 4 साल 5 साल लगे हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया। वो वहां पर उद्यमियों से मिले, वो वहां पर युवाओं से मिले जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए हैं सरकारी नौकरी के, उनसे मिले। वो वहां लोगों से मिले, बच्चों से मिले, कर्मचारियों से मिले, आम कश्मीरी से मिले, और मिलकर के उन्होंने उनका दुख दर्द भी बांटा, उनके साथ में अपनत्व भी दिखाया, और उनको ये बताने का भी प्रयास किया कि नहीं, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। एक वो वीडियो वायरल हो रहा है जबरदस्त, सेल्फी वाला, आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस पर पोस्ट भी किया। करीब इस समय 12 से 14 लाख लोग बता रहे हैं उसको देख चुके हैं, और ट्रेंड कर रहा है। नाजिम नाम का एक व्यक्ति, एक युवा, जिसने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया, और आज वो 100 लोगों को रोजगार देगा। एक आम सभा में वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे प्रेरित हूं। कश्मीर की बात कर रहा हूं, कश्मीर का एक युवा ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे प्रेरित हूं, और आपसे प्रेरणा लेकर के अपना रोजगार कर रहा हूं, और 100 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। पीएम ने अपनी एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों से कहा, वो उसको पास लेकर आए, नाजिम के साथ एक सेल्फी हुई, और वो सेल्फी आज पूरा विश्व देख रहा है। एक युवा ने रोते हुए पोस्ट किया है, वो पत्थरबाज था, लेकिन प्रेरणा मिली उसे हमारे देश की सरकार से, और उसके बाद में उसने अपना उद्यम शुरू किया, उसने अपना काम शुरू किया। तो आश्विन, जो आज प्रधानमंत्री की रैली वहां की हुई, वो आज की जो रैली थी उसके सियासी मायने तो अलग अलग लगाए जाएंगे, लेकिन आम जनता, आम नागरिक जो खुद को भारतीय कहता है, उसने अपने आप को कश्मीर से अलग कर लिया, उसने अपने आप को भारत में समाहित कर लिया, और वो झलक आज आपको वहां दिखा। सर, मेरा सवाल है कि आज प्रधानमंत्री के दौरे से पाकिस्तान में तो अभी 2 दिन पहले सरकार बनी नहीं, उनके प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। आज उस पाकिस्तान के छाती पे सांप लौट रहा होगा, और खास तौर पे अलगाववादी जो नेता थे, जो कश्मीर में नासूर की तरह थे, वहां युवाओं को गुमराह करके एक बड़ा वोट बैंक की राजनीति करते थे पूरे भारत में। और बहुत सारी ऐसे विपक्षी दल हैं इस समय वर्तमान समय में, उन्होंने कश्मीर को एक हवा जैसा और एक बड़ा एजेंडा जैसा प्रस्तुत किया। आज उनकी कमोबेश स्थिति क्या होगी जब प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी सी तस्वीरें आती हैं, नाजीम हो गए, महिलाएं हो गई, बहुत सारे युवा हो गए जो प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर एक नए रोजगार की तरफ, नए कश्मीर, उम्मीद की कश्मीर, 21वीं सदी की कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब कितने मायने रखते हैं, और सियासत दानों के लिए जो सियासत उनकी राजनीति रोटियां सेकते थे, क्या बंद हो जाएगी सर? गौरव, आपने कहा सियासी रोटियां सेकते थे, और कोई रोटी सेक कर रखे, चटनी बहुत अच्छी बनाए, और कहा इसको हम खाएंगे, और उससे पहले कोई थाली छीन ले,
तो उस व्यक्ति की हालत क्या हो जाएगी। यहां तो थाली छीनने के साथ ही साथ अल्टीमेटम और भी दे दिया गया कि दिखाई मत पड़ जाना, आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत कर देना। आप देखिए कितनी बार सरकारें आई, हर बार तालमेल से सरकारें बनी। फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला। मेरा जो जीवन हुआ है, उन जीवन मेरे अपने 40 साल के जीवन में मैंने 4 मुख्यमंत्री के नाम के वहां लोग देखे जो वास्तविकता में मुख्यमंत्री रहे। मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती। और एक घटना हुई थी, आपको शायद ध्यान हो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय मुख्यमंत्री थे, और उस समय उनकी नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मुफ्ती मोहम्मद सईद जहां तक मुझे लग रहा है केंद्र की सरकार में मंत्री थे, और उनकी बेटी का अपहरण होता, अपहरण करते हैं आतंकवादी, और उसके बाद में सरकार मजबूर हो जाती है आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। मूवी बन गई इस पर। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते हैं, रहते हैं वहां के, उसके बावजूद भी धमाके होते हैं कश्मीर में, श्रीनगर में। वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं पाकिस्तान को, लेकिन चंद दिनों बाद ही खुद वो पाकिस्तान में जाते हैं वहां, और वहां के उनके वजीर आलम के साथ में बैठते हैं। जब धारा 370 हटने की बात होती है तो वो देश का, भारत का समर्थन नहीं करते। वो आंखें दिखाते हैं और ये कहते हैं कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। वो डराते थे। जितने भी अलगाववादी नेता, आप अलगाववादी नेताओं की बात कर रहे हो, एक अभी कई बार उसकी फोटो भी हुई, केंद्र सरकार पिछली जो थी उसके साथ में चली, कहां है आज वो? जेल में है ना। तो पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं आप, चाइना का डर दिखा रहे हैं आप, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और आम कश्मीरी के हाथों में आप पत्थर थमा देते। युवा जागा, उसको पता चला कि नहीं साहब गलत हो रहा है। बच्चों को सेना के साथ में मुठभेड़ हुई। आम कश्मीरी जो गरीब है, जो 2 रोटी अपनी कमा के खा रहा है, उसका बच्चा तो चला गया, मर गया, और ठप्पा लग गया एक आतंकवादी को होने का। लेकिन आप जो वास्तविकता में युवाओं को भट्टी में झोंक रहे थे, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे। सरकार ने आपको उम्मीद दिखाई, आपको रोजगार का साधन दिया। जिनके हाथ में पत्थर हुआ करता था, सरकार ने उनके हाथ में काम करने का औजार। बिल्कुल आप सही कहें कि एक मिट्टी का घड़ा, उसको कुम्हार जितना बेहतरीन से आकार देगा उतना सुंदर बनेगा। तो उतना प्रधानमंत्री सुंदर बन जाएगा। जी आप घड़े को बचपन से ही दबा देंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, और आपने उसको अगर सुधार दिया आग में तपाने से पहले, बढ़िया उसका आकार दिया तो बढ़िया हो गया। उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। क्या आपने सुना है पिछले 4 साल 5 साल, 2019 से 24 में हम है, 5 साल में क्या आपने कभी सुना है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना हुई है? नहीं सर, आप गए हैं जम्मू कभी? मैं 2013 में एक बार गया था, कुछ सीमित जगह पे 13 गया। 13 और 24 में 11 साल का अंतर है। जी सर। मैं मैं गया हूँ। मैं अक्सर, हाँ मैं घुमंतु जाति का प्राणी हूं, मैं बहुत अक्सर घूमता हूँ। और सर, जम्मू मेरा एक कश्मीर की सवाल अगर है, बात की जाए, मेरा सवाल है कि आप एज ए रिपोर्टिंग के दौरान फैमिली के साथ कई बार आपने कश्मीर की सुंदर वादियां देखे हैं, वहां के पहाड़ देखे हैं। आपको क्या लगता है कि 2019 से पहले कश्मीर कैसा था जब आप गए थे, और 2019 के बाद कितना बदला जब से 370-35 से, जैसे वहां होटल में रुकना, घूमना, टूरिज्म के लिए, बाहरी नागरिकों के लिए कितना बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? जब श्रीनगर से ऊपर का आप जाते हैं करीब 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर गुलमर्ग, जब आप गुलमर्ग में जाते हैं तो वहां इस समय का माहौल मैं आपको बताऊं, अभी आप जो है मार्च के महीने में है, लगभग 20 और 25 मार्च तक आप पूरी पूरी मार्च भर मान लीजिए आपको वहां बर्फबारी मिल जाएगी, और सैलानी जबरदस्त जाते हैं। 2023 का ही अगर आंकड़ा आपको बताएं तो लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों ने जम्मू कश्मीर में भ्रमण किया है, पर्यटन किया है। 2 करोड़ से अधिक लोग। तो 2 करोड़ लोगों का जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जाना और घूमना एक अपने आप में मिसाल है। यही आंकड़ा अगर हम 2013 पे पहुंचते हैं तो मुझे लग रहा है
कि आपको 15 और 20-25% भी नहीं दिखेगा। गुलमर्ग में रात के 10-12 बजे तक भी अगर आप बाजारों में वहां पर घूमते हैं तो वहां किसी भी प्रकार का आज के समय में डर नहीं है। आप किसी चाय की टपरी पे पहुंच जाएंगे, वहां आप चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकते हैं। वहां बड़े मोटे पहिए वाली गाड़ी जो है जिसमें लगे होते हैं, मैं उसमें नाम ध्यान नहीं आ रहा इस समय, वो जाते हैं, चलाते हैं उसको गाड़ी को, और पूरा जो छोटी छोटी सी पहाड़ियां टाइप की है उसमें वो घुमाते हैं, उसमें गाड़ी में बिठा करके उसका आनंद ले सकते हैं। आपको वहां बच्चे मिल जाएंगे, परिवार के साथ में लोग मिल जाएंगे जिनके साथ में बच्चे भी हैं। तो कई लोग हैं वहां पर आपको मिलेंगे। मतलब वहां का जो आम कश्मीरी भी है, जब आप उससे बात करेंगे पिछले 10 साल पहले की और आज की, तो वो कहेगा कि नहीं हम तो गुमराह हो गए थे। अब सुकून से काम करते हैं। पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग वहां का है। और जब आप सब लोगों के साथ में बैठते हैं तो देश दुनिया की बातों की जानकारी भी हमको मिलती है, और आप आते हैं तो हमें रोजगार मिलता है। पहले आप लोगों को आने नहीं दिया जाता था, और हमें रोजगार के नाम पर जो पैसे मिलते थे उसके लिए हमारे हाथ में पत्थर थमाया जाता था, हमारे हाथ में बंदूक थमती। डल झील जो है आपकी श्रीनगर में, आप जाए उसके सामने तमाम होटलों की बहुत लंबी श्रृंखला है। और आप वहां अगर रात के 12 बजे होटल से बाहर निकले, आपका मन करे, मैं आपको बताऊं आस्टिन, जब मैं अभी पिछली साल 2022 में वहां गया तो मैं अपनी श्रीमती जी के साथ में था, बेटा साथ में था। इन लोगों का मन किया कि डल झील में नौकायन करेंगे। आप कल्पना करिए, रात के 12:30 बजे हम लोग निकले, डल झील में गए। वहां हमने शिकारा वाले एक बंदे को पकड़ा, और उसके बाद में रात के 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 2 घंटे तक हमने वहां नौकायन किया। और केवल मैंने नहीं, मेरे जैसे तमाम सैलानी वहां पर थे जो नौका भ्रमण कर रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक जगह है लाल चौक। ये कहते थे कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने का बयान भी अगर कोई दे देता था तो हमारे देश की सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले लेती थी, स्थानीय पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती थी। उदाहरण था कि मान लीजिए आप नोएडा में बैठे हुए हैं और अचानक आपका मन किया कि हम कश्मीर जाएंगे, और आपने कहा कि हम श्रीनगर जा रहे हैं। देशभक्ति की योजना हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है, और उस देशभक्ति की जो भावना है हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है, और उस भावना को प्रदर्शित करने के लिए हम जाएंगे श्रीनगर, और श्रीनगर में लाल चौक पर जाकर के तिरंगा फहराएंगे। आपने ये बयान दे दिया, आपके फेस 2 का थानेदार आपके पास 2 घंटे में पहुंच जाएगा और आपको अरेस्ट कर लेगा। गलती क्या है? आप राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात कर रहे हैं। कहां फहराने की बात कर रहे हैं? अपने देश के ही एक हिस्से में। आप राष्ट्रभक्त हैं तो आपको अपना राष्ट्र ध्वज जो है आपके घर पर भी फहराने का अधिकार है, और वो राष्ट्र ध्वज देश के किसी भी कोने में फहराने का आपको अधिकार है। लेकिन तब आप नहीं फहरा सकते थे। आज लाल चौक पर भारतीय तिरंगा फहराता है, भारतीय धुन गाई जाती है, और कहां दिन में नहीं जा सकते थे, वहां रात के 12 बजे भी अगर आप घूमने के लिए निकल जाएं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो बदलाव होता है, लेकिन उस बदलाव के लिए आपको जीवटता चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। जहां पर आप संकल्पित होते हैं, जहां पर आप अपने आप को निर्णय लेने के लिए, त्वरित निर्णय लेने के लिए तत्पर रखते हैं, तो वहां आपको बदलाव दिखता है। कश्मीर ने आतंक भी देखा, कश्मीर पत्थरबाजी भी देखा। कश्मीर आज देख रहा है 6400 करोड़ की परियोजना जब धरातल पे प्रधानमंत्री उतारते हैं। कश्मीर में पहली बार जब रेलगाड़ी दौड़ने की योजना बनती है तो विपक्षी भी सर तारीफ करने से थकते नहीं। तो कयास लगाया जाता है कि क्या फिर कश्मीर में जो आग उगलते थे क्या मोदी के साथ आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कहानियां। लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर, केसर, सेब जैसे वहां बहुत सारे मेन थे कृषि पे आधारित, जिनको पूरे दुनिया में जानते हैं। कश्मीर का सेब हो गया, कश्मीर का केसर हो गया। आप सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए, उन्होंने ट्वीट किया कश्मीरी बैट को लेके,
मेक इन इंडिया उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने तारीफ की। तो सर पत्थरबाजी आगजनी से अब केसर, सेब और वहां के लोकल चीजों को प्रमोट करने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री और देश के बड़े सेलिब्रिटी जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, इसका भविष्य में कितना प्रभाव पड़ेगा ये समझना चाहूंगा। देखिए, मैं भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, और मैं घूम कर आ जाता हूँ फिर उसी फोटो के ऊपर। जो फोटो वायरल हो रही है वो फोटो है नाजिम की। नाजिम एक युवा है, कश्मीर का युवा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है और मिलने के बाद अपने अनुभव बयां करता है। उसे सरकार के द्वारा पैसा मिला, 25 बॉक्स लगाए उसने छोटे छोटे मधुमक्खियों के लिए। पहली बार में वो शहद बेचता है और 60,000 रुपए कमाता है। दोबारा वो फिर प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद 10 लोगों को जोड़ता है, 1 लाख रुपए कमाता। आज उसके पास 100 युवा, उस 100 युवाओं को मधुमक्खी पालन में जोड़ चुका है। इसका एक वृहद रूप ले चुका है। नाजिम ने अपनी वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट के माध्यम से वो केवल भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी कश्मीर में अपने द्वारा उत्पादित शहद को पूरे विश्व भर में बेच रहा है। ये तो नाजिम हो गया। कश्मीरी शाल, जिसकी बहुत जबरदस्त कढ़ाई होती है, जब आप डल झील में जाएं तो शिकारा में बैठें, शिकारा में आपको बहुत सारे बोट मिल जाएंगे, हाउस बोट मिलेंगे। उन हाउस बोट में जो एक कश्मीरी जो कपड़ा है, इसके जो कारीगर हैं, जो कारोबारी हैं, उन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी। आप जाएंगे, हाउस बोट में ही उनकी पूरी आपको कारीगरी दिखेगी। आप उनसे ऑर्डर देंगे, आपको सामान हवाई जहाज से लाने में दिक्कत हो रही है, वे आपका एड्रेस लेंगे और ईमानदारी वाला पूरा सामान आपके घर पर 3 दिन में पहुंच जाएगा। वो युवा आपको अपना एक आई कार्ड देगा, उसमें उसका वेबसाइट लिखी होगी, उसमें उसका फेसबुक का पेज लिखा होगा, उसमें उसका इंस्टा का पेज लिखा होगा। वो आपसे कहेगा कि आप वहीं से ऑर्डर कर दीजिए और आपको आपका सामान मिल जाएगा। जम्मू से सेब आता है, मीठा सेब आता है कश्मीर और जम्मू का, वो सेब भी आपको पार्सल होके यहां से मिल जाएगा। बस आपको अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बुक करना है। बादाम मंगाना चाहते हैं आप, अखरोट मंगाना चाहते हैं आप, केसर मंगाना चाहते हैं आप, वहां के युवा को उसकी वेबसाइट के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए, वो सामान आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बदलाव हुआ है। युवाओं ने पत्थर छोड़कर तकनीक को आजमाया, युवाओं ने बंदूक छोड़कर उद्योग शुरू कर दिया है, युवाओं ने गोली चलाना छोड़ दिया है। अब वहां का युवा काम करता है, वहां का युवा पढ़ता है। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। इसके लिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब तक आपके अंदर जीवटता नहीं जागती है, जब तक आपके अंदर सपने नहीं पनपते हैं, तब तक आप कुछ करना नहीं चाहते। आज नेताओं की दिक्कत है, उनको बंदूक और पत्थर तो छोड़ दीजिए, अलगाववाद की आवाज उठाने वाले नेताओं को उनके पार्टी का झंडा उठाने के लिए हाथ नहीं मिल रहे। जिस युवा से वो कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, तो कहता है कि आपके साथ जुड़ने पर रात के 12 बजे किसी सुरक्षा कर्मी की गोली मिलेगी, और अगर देश की सरकार के साथ जुड़ेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी मिलेगी। तय युवा को करना, युवा को प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी चाहिए, अलगाववादी नेता के साथ में जाकर माथे पर गोली नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि 5 साल में जो माहौल बदला है, उससे आम कश्मीरी के मन में
भी आज यही भावना है कि उनके कश्मीर को जलाने वाली भारत की सरकार नहीं है। उनके कश्मीर को जलाने वाले अलगाववादी, बेअलगाववादी हैं, जिन्होंने सीमा पार से मोटा पैसा लिया, अपने परिवार को, अपने बच्चों को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, और आम कश्मीरी के बच्चों के हाथ में बंदूक। तो बदल बंदूक से दूर हो गए हैं। बिल्कुल बदलती बयार और अमन चैन कश्मीर में जो कायम ना हो सका, उससे प्रधानमंत्री की एक अपील और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ संकल्प दिखाता है कि कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। प्रधानमंत्री के सपनों को, डिजिटल को कैसे उसको रूपरेखा दिया जाए, उस पे कैसे चल के रोजगार के नए नए आयाम, नए नए रिकॉर्ड भी स्थापित किया जाए, कश्मीर में बैठा व्यक्ति कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में कन्याकुमारी तक रास्ता तय कर सकता है, ये आपने बताया सर। आज प्रधानमंत्री 2000 खिदमत घर दिए, लगभग 6400 करोड़ के आसपास की योजनाओं का, परियोजनाओं को धरातल दिए। समय सीमा की पाबंदी है सर, इसके बाद भी प्रोग्राम है। 2 लाइन में और भी जो चीजें हमसे छूट गई हो बातचीत के दौरान कश्मीर से जुड़े मुद्दे, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। उसके बाद बात पते में आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, अगले सेशन में कुछ नए मुद्दे के साथ आएंगे सर। प्लीज बताएं सर। देखिए आसिम, मैं एक एक शब्द में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, एक वाक्य में अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि चुनाव आते हैं, आगे भी आएंगे। तमाम नेता अपनी पोटली में वादों का पिटारा लेकर के आएंगे, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमारे देश हित में हो, जो समाज के हित में हो, और जो हमारे भविष्य के जो युवा हैं उनके हित में हो। हमें हमारे बच्चों को भी ये जरूर बताना चाहिए कि आपको गोली चुननी है या फिर भविष्य चुनना है। और जिस दिन हम इसमें अंतर पैदा करना छोड़ देंगे, उस दिन निश्चित रूप से लोगों को गुमराह करने वाले, लोगों को बरगलाने वाले नेताओं की दुकान बंद होगी और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। आज जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और उसको एक करने का अगर किसी को भी श्रेय जाता है तो वो हमारे देश की सरकार को जाता है। और हर आम भारतीय को उसकी सरकार के साथ जरूर होना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। सरकार किस दल की है, सरकार किस पार्टी की है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका देश, आपके देश की सरकार, और देश की सरकार के द्वारा लिए गए उसकी देश के जनता के हित के फैसले। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े बातचीत के। कश्मीर तो सर हमारे देश का ताज है, ताज के बिना किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती, और ताज रहता है तो खूबसूरती भी बढ़ जाती है और शान और मान भी बढ़ जाता है। कश्मीर से मुद्दे के लिए बात पते में आज इतना ही। कल नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा दर्शकों के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।